नमस्कार साथियों। सभी के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि विद्या संबल जो योजना जिसके तहत सभी अध्यापकों के फॉर्म जो यहाँ पर आपको भरने हैं वो किस प्रकार से भरना है और फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन इसमें योग्य है, क्या हम किसी दूसरे ज़िले के भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर आउट ऑफ राजस्थान जो हैं वो भी साथ ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं क्या, इन सभी की बात मैं यहाँ पर इस वीडियो में करूँगा। सबसे पहले जो बात है वो है कि आपका ये फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा। पहली बात, आपका ये फॉर्म है ये ऑफलाइन आपको भरना है, यानी इसका आपको प्रिंट लेना है, यही फॉर्म भरना है सभी को यही फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, सभी को यही फॉर्म का आपको प्रिंट लेकर के इसका प्रिंट लें और इसको 2-3 प्रिंट निकलवा लेना इसके, और इसको आपको भरना है। भरते कैसे हैं आप क्रम से देखते चलें, और कहाँ जमा कराना है, आगे किस प्रकार से आपका चयन होगा, कब लिस्ट आएगी, कब तक आपकी जॉइनिंग प्रोसेस होगी, कितना आपको वेतन मिलेगा, किस प्रकार से चयन होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके जिस भी पीओ जो इसके अंदर जो विद्यालय आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर पीओ विद्यालय। पीओ स्कूल का नाम आएगा, जो भी पीओ स्कूल है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ब्लॉक जो भी है आपका उस ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पेन से आप भरें इनको। ज़िला जो भी है आपका उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पर भरना है। दौसा है, अलवर है, जयपुर है, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पर भरना है। आगे यहाँ पर देख सकते हो आप आवेदन का पूरा नाम, यहाँ पर आप अपना जो भी आपका पूरा नाम है वो नाम आप यहाँ पर भर दें। पिता का नाम आपको यहाँ पर भरना है, जो भी आपके पिता का नाम है आप यहाँ पर इनको कंप्लीट भर दें। जन्म तिथि, जो आपकी जन्म तिथि है उसको स्पष्ट आप इस तरह से भर दें, जो भी आपकी जन्म तिथि है आप यहाँ पर कंप्लीट भरेंगे। पूरा पते में आपके एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरें। आवेदन का गृह जिला, आपको यहाँ पर अपना गृह जिले का यहाँ पर आपको भरना है। अब यहाँ पर ये आवेदन आप चाहे राजस्थान से बाहर, जैसे आप चाहे यूपी के हो, एमपी के हो, पंजाब के हो, अन्य किसी भी स्टेट के हो, आप सभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में जो ये योग्यता मांग रहा है वो योग्यता आपके पास में है तो। ठीक है, आप किसी भी ज़िले में भी आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर ली है। अभी मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट निर्देश नहीं है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट का ही फॉर्म अप्लाई करें, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ राजस्थान वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन का गृह जिला, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पर भरना है। राज्य, जो भी आपका राज्य है राजस्थान भर दें, या फिर अन्य भी अगर आपका ज़िला है तो उस ज़िले का नाम, राज्य का नाम आपको यहाँ पर भरना है। मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भरेंगे। मेल आईडी जो भी आपकी है वो मेल आईडी आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, आवेदित पद, अब आपका कौन से पद पर आप भरना चाहते हैं। ठीक है, कौन से पद पर आप भरना चाहते हैं, लेवल 1 पर भरना चाहते हैं या लेवल 2 पर या सेकंड ग्रेड पर, ठीक है, या फिर फर्स्ट ग्रेड पर। ठीक है, जो भी पद पर आप भरना चाहते हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आवेदित विषय, अब जैसे L1 का कोई विषय नहीं होता है तो आपको खाली रखना है। L2 का अगर कोई विषय है आपको, अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भरें, आप हिंदी है तो आपको हिंदी भरना है। ठीक है, गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान आपको भरना है। भाई गणित विज्ञान अलग अलग नहीं हो सकती, इसलिए गणित विज्ञान आपको एक साथ यहाँ पर भरना है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में है तो सेकंड ग्रेड के आप अलग अलग विषय होते हैं उनको आप भरेंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनको आपको यहाँ पर भरना है। ध्यान रखें, आप अगर किसी स्कूल में L2 का भी पद खाली है, ठीक है, L2 का भी पद खाली है और सेकंड ग्रेड का भी पद खाली है, सेकंड ग्रेड का भी पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, एक स्कूल में आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने हैं अगर 2 पोस्ट खाली हैं तो। कहने का मतलब है जितनी पोस्ट खाली हैं आपको उतने ही आवेदन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया वहाँ पर रहने वाली है। फिर आगे है विद्यालय का नाम जिससे हेतु आवेदन किया जाना है, यानी आपको कौन से विषय कौन सी स्कूल में सीट खाली है,
भाई जिस भी स्कूल में सीट खाली है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ खाली स्कूल का नाम। खाली स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जिस स्कूल में खाली सीट है उस स्कूल का नाम। ठीक है, जिस स्कूल में खाली सीट है, जिस स्कूल में खाली सीट है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर भरना है। आगे है यहाँ पर, क्या सेवानिवृत्त कार्मिक हैं? अगर आप पहले से रिटायरमेंट हो चुके हैं तो आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको इस पर ना करना है। सेवानिवृत्त की तिथि, तो जो पहले सर्विस में था, रिटायरमेंट हो चुका था, वो डेट आएगी, वही यहाँ पर विषय आएगा, तो इसको आप लिखेंगे लागू नहीं। इसमें आप लिखेंगे, ये तो था खाली लिस्ट। ठीक है, आगे यहाँ पर इसमें लिखेंगे आप लागू नहीं, इसमें भी आप लिखेंगे लागू नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताओं का है, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता का। इसमें आपको सेकेंडरी यानी 10वीं की भरनी है, और इसके अंदर क्या क्या भरना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। विषय में आपको भरना है ऑल यानी सभी। पूर्णांक आपको यहाँ पर देखना है कि टोटल पूर्णांक कितने का है, 600 का होता है 10वीं में। तो प्राप्तांक आपने कितने किए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और प्राप्तांक प्रतिशत आपके कितनी प्रतिशत बनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उत्तीर्ण वर्ष आपने कब किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से आपको 12वीं में भरना है, लेकिन 12वीं के विषय भरने हैं आपको। अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप ऐसे भरेंगे। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल है तो आपको ऐसे भरना है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, यानी शॉर्ट में आपको ये भरने हैं। पूर्णांक कितने का होता है वो आपको यहाँ पर भरने हैं। प्राप्तांक कितने किए थे आपने वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, और जो भी आपकी परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी है। ये 2011। स्नातक आपने बीए या बीएड, जब बीएससी, बीकॉम आपने अगर किया है तो आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट आपकी कौन सी है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर वापस लिखेंगे। पूर्णांक कितने का था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कितने का पूर्णांक था। प्राप्तांक आपने कितने किए थे वो आप लिखोगे, और प्राप्तांक प्रतिशत आपके जितने थे, कितनी परसेंटेज बनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। कौन से साल में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पर भरना है। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीए बीएड या बीएससी बीएड की है, बीए बीएड या बीएससी बीएड, भाई कुछ ऐसे भी साथी मिलेंगे। अब वो कैसे भरेंगे, उनको भरने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उनको भरना है यहाँ पर बीएड वाले कॉलम में, यानी उनको ग्रेजुएशन वाला कॉलम कुछ नहीं भरना है, इस वाले कॉलम में उनको भरना है। ठीक है, ओनली फॉर 5वें नंबर में। फिर यहाँ पर चौथे नंबर पे हम देखें अधिस्नातक, यानी अगर आपने एमए वगैरह किए हैं, एमए एमकॉम, तो आप यहाँ पर भरें। ठीक है, वही पूरी प्रक्रिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, कितने पूर्णांक थे वो लिखना है, कितने प्राप्तांक, वही प्रतिशत, और कब आपने पास की थी। सेम आपको बीएसटीसी और बीएड का आपको भरना है कि बीएड में आपके कौन से विषय थे, बीएसटीसी में आपका कौन सा विषय था, उन विषयों को आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, पूर्णांक कितने का था टोटल वो आपको यहाँ पर लिखना है, कितने आपने प्राप्त किए वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, कितनी आपकी परसेंटेज बनी और कब आपने ये पास की थी, ये आपको सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपने अन्य कोई डिग्री की है जैसे RICIT वगैरह की है तो वो आप यहाँ पर कर दे मेंशन, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। विशेष में अगर आपने कोई और नेट सेट GRF वगैरह PhD आपने की है तो वो आप भर दें, अन्यथा इसको आप खाली रख सकते हैं। ठीक है, डैश लगा सकते हैं। फिर है स्वयं प्रमाणित संलग्न प्रतियों की कुल संख्या। अब आपने टोटल कितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन सभी की आपको संख्या काउंट करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं की एक मार्कशीट, ठीक है, एक 12वीं की 2, BA की 3, MA की अगर आपने 2 लगाई है तो ये 2 3 5 6 7, BEd की 8, तो कम से कम आपने 8 मार्कशीट तो लगाई है। ठीक है, और किसी ने BSc BEd की है तो इसकी देख लो अलग अलग ईयर की मार्कशीट कितनी हो गई। जैसे स्नातक की 3 साल की है तो 3 मार्कशीट, BA BEd की 4 मार्कशीट है तो 4, और किसी ने अगर सेमेस्टर से की है तो उसकी मार्कशीटों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी, वो आपको यहाँ पर बढ़ कर के लिखनी है। आगे यहाँ पर है आवेदक हस्ताक्षर में दिनांक में समय, यानी आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं
और हस्ताक्षर इस तरह से करने हैं। ये आपका हस्ताक्षर हो गया। मैं दिनांक यानी आपको कितनी तारीख को आपने हस्ताक्षर किए हैं वो हस्ताक्षर आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में समय, तो आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर टाइम भी लिखना है, समय, ठीक है, कितने बजे आपने हस्ताक्षर किए तो वो समय भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ये करने के बाद में आगे यहाँ पर एक नीचे दे रखा है कार्यालय या विद्यालय प्राप्त रसीद। ये यहाँ से फाड़ करके आपको रसीद के रूप में वो दे देंगे, तो आप इस रसीद को लेना ना भूलें। इस रसीद को आप लेकर के आएँ ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म मैंने जमा करा दिया है। यहाँ पर आज दिनांक यानी जिस तारीख को आपने जमा कराया है उस दिनांक का नाम आ जाए, वो दिनांक आ जाएगी, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र स्थानीय कार्यालय में क्रम संख्या यानी आपका नंबर 1 था तो पहला, 10 था तो दूसरा, तीसरा, जो भी आपके नंबर थे वो नंबर आपको यहाँ पर लिख करके, यहाँ पर उसका पीओ है वो सील साइन लगा करके हस्ताक्षर करके और ये आपको रसीद दे देगा। इसको अपने पास संभाल के रखनी है और जैसे ही 31 तारीख आएगी उस समय आपको इस रसीद के माध्यम से जाकर के आप पता कर सकते हैं कि भाई मेरा नंबर आया या नहीं आया, जो भी सूचना होगी वो आपको मिल जाएगी। या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सूचना दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अभी मैं आपको बता दूंगा। अब इसी फॉर्म को आपको भर करके और ये सभी जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं ये उन सभी को आपको इसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी इन सभी डॉक्यूमेंटों को, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फॉर्म हो गया, एक फॉर्म हो गया जो कि आपने ऑफलाइन भरा था। इस फॉर्म के साथ में दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आप लेकर के जाएं साथ में। तीसरा है आपका जाति प्रमाण पत्र भी आप लेकर के जाएं, इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये ज़रूरी है। चौथे नंबर पर होता है आपका जाति के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ में 5वें नंबर पर आती है 10वीं की मार्कशीट आ गई, 6ठे नंबर पर होगी 12वीं की, ठीक है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट भी है 10वीं का तो आप वो भी लेकर के चले जाएं। 7वें 12वें 8वें नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया बीए की आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की, तीनों सालों की आप मार्कशीट लेकर के जाएंगे। 8वें पर है आपकी बीएड की, आप मार्कशीट लेकर के जाएं, ठीक है। डिग्री की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। और 9वें नंबर पर अगर आपने कोई एमए कर रखा है तो आप लेकर के जाएं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये बीएड के साथ साथ में यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो बीएसटीसी अगर आपने कर रखी है तो वो भी आप मार्कशीट लेकर के जाएँ। 11वें नंबर पर अगर आपने कोई रीट पास की है तो वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। आर्ट एड कर रखी है तो वो भी आपको यहाँ पर ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है इनका आप इसके शॉर्ट ले लें। ये डॉक्यूमेंट आप सभी को लेकर के एक फ़ोटो, कम से कम आप 2 फोटो लेकर के आपको यहाँ पर जाना है। एक तो ये फॉर्म में लगाएंगे, एक वो आपसे ले भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर ठीक करना, ये डॉक्यूमेंट सारे आपको सबमिट कराने हैं और सभी मार्कशीटों की जो आप फोटोकॉपी कराएंगे उनको आप सेल्फ अटेस्टेड कर देना। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड आपको सभी को करनी है, सभी मार्कशीटों को। इस फॉर्म को भर करके आपको, ये फॉर्म है कंप्लीट, इस फॉर्म को भर करके आपको जो भी पीओ स्कूल है उसके अंदर आपको जमा कराना है। और इस पीओ स्कूल में जमा कराने के साथ आपको अन्य किसी 3-4 स्कूलों में, कम से कम 3 से 4 स्कूलों में आपको ये फॉर्म अलग अलग भर करके और ये आपको जमा कराना है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखें। अब आगे आप देखते चलें। ये गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको कितना मानदेय मिलेगा, यानी आपको जो सैलरी है आपकी वो आपको कितने मिलने वाली है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेड 3 के लिए 300 रुपये आपको प्रति घंटे मिलेंगे कक्षा 1 से 8 तक के लिए, और अधिकतम वेतन मिलेगा 21,000 रुपये, ठीक है। अगर आप यहाँ 300 रुपये पर घंटे हैं, अगर आप 2 ही घंटा पढ़ाते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो गया 600 रुपये, और 600 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो 6 18,000 रुपये ही आपके बनते हैं। यानी आप जितना वर्क काम करोगे उतना ही पेमेंट आपको यहाँ पर गवर्नमेंट देगी। अधिकतम पेमेंट चाहे आप 3 की जगह 4 घंटे पढ़ा लो, 5 घंटे पढ़ा लो, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 21,000 रुपये ही अधिकतम मिल सकते हैं। सेकंड ग्रेड है आप, तो आपका अधिकतम वेतन कितना रहेगा, 25,000 आपको मिलेगा। भाई कम तो मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना।
जितना आप पढ़ाओगे, जैसे कोई 2 ही घंटे पढ़ा के गया, 2.5 घंटे पढ़ा के गया, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको वेतन मिल जाएगा। ग्रेड फर्स्ट में अगर आप 11वीं 12वीं को पढ़ाते हो तो आपको 400 रुपये का पर घंटे दिए जाते हैं, और ये आपको दिए जाएंगे 30,000 रुपये महीने की आपको पेमेंट रहेगी। अगर कोई कंप्यूटर अनुदेशक है तो उसकी सैलरी लगभग 21,000 रुपये रहेगी। प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट है तो उसकी सैलरी 21,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये कॉलेज में भी ये वैकेंसी निकली हुई है। तो सहायक आचार्य के लिए 45,000 रुपये है, सह आचार्य के लिए 1,000 रुपये पर मंथ, तो यानी 52,000 रुपये है। आचार्य के लिए 1,200 रुपये पर मंथ है, और यहाँ पर 1,200 रुपये पर घंटे, और 60,000 रुपये उसको पर मंथली मानदेय मिलेगा। ये तो है इनका आपको वेतन जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको कैश मिलेगा बाकायदा। इसके साथ साथ में अब आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी अगर आप लेवल 1 के लिए आपने आवेदन किया है तो आपकी कक्षा 10 के 30% अंक ऐड होंगे, 12वीं के 40% होंगे, और आपने जो बीएड की है उसके 30% अंक यहाँ पर होंगे। ध्यान रख लें, ये लेवल 1 के लिए भी रीट का होना ज़रूरी है, रीट का होना मस्ट है। ध्यान रख लें, मैंने अभी पिछले वीडियो में इसको मस्ट नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर मस्ट है, क्योंकि अभी दूसरा ऑर्डर भी मैंने पढ़ा था, वो ऑर्डर मैंने जस्ट अभी पढ़ा था जो कि 22 का ही था, लेकिन नया को 2026 में कोई ऐसा नया ऑर्डर नहीं आया था, इसलिए। और फॉर्मों में भी इस बात को क्लियर नहीं लिखा गया था कि रीट वहाँ पर चाहिए, लेकिन उस ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है कि रीट आपको ज़रूरी है। साथ में लेवल 2 का कैंडिडेट है तो उसके लिए भी रीट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों बहुत मस्ट हैं, यानी रीट का होना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप इन फॉर्मों के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल हो। दूसरा, कुछ साथी मुझे अपेयरिंग वाले भी मैसेज कर रहे थे कि जो अपेयरिंग में चल रहे हैं, जो अभी फाइनल ईयर में चल रहे हैं, सेकेंड ईयर में चल रहे हैं, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑर्डर में अभी मैंने नहीं पढ़ के आपको वापस देखो, जो चीज़ें अगर कोई ऑर्डर में अगर संशोधन ऑर्डर भी आता है तो मैं निश्चित रूप से अपने जो पहले जो कुछ कहा जाता है वीडियोज़ में उनको चेंज करने के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं, क्योंकि वही आदेश से अगर नए नए ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर उनको हमें मानना ही पड़ता है। तो ये है। अब इसमें से 10वीं में जैसे आपकी 10वीं में अगर आपकी जैसे 70% है तो इसका 30% अंक आपको यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग इसका अगर परसेंटेज निकालें आप तो ये हो गया 7 या 21 नंबर आपके 10वीं में से ऐड हो गए। अगर आपकी 12वीं में है यानी 60% अगर आपकी 12वीं में है तो फिर आपके यहाँ पर 6 चौके 24 अंक यहाँ से आ जाएंगे आपके। और बीए या बीएसटीसी में अगर आपके अंक हैं, बीएसटीसी में अगर आपकी 80% है या 70 है तो आपको पता है कितने अंक हो जाएंगे, 7 या 21, यहाँ पर भी 21 हो जाएंगे। और टोटल आपके जो है टोटल वो हो गया 63 और 3 लगभग 66 आपके परसेंटेज यहाँ पर आपकी बन जाती है। तो ये इस प्रकार से आपको चयन प्रक्रिया आपकी रहेगी। अब आपके अलावा अगर अन्य भी कोई कैंडिडेट होता है उसकी भी इससे ज़्यादा है तो वो आपसे पहले माना जाएगा, और अगर कम है तो बाद में माना जाएगा। सेम अगर किसी के आ जाते हैं, सेम नंबर आ जाते हैं तो उसकी डीओबी से और अनुभव से उसका यहाँ पर अनुभव पहले देखा जाएगा और उसके बाद में उसकी डीओबी देखी जाएगी। ठीक है, सेम प्रक्रिया रहती है सेकंड लेवल 2 के लिए, यानी कक्षा 10 में 20% अंक, 12वीं में 20% यानी थोड़ा कम हो गया यहाँ पर रेशो, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन का 30% हिस्सा आ जाता है, और इसके अलावा बीएड का 30%। ये मिलाकर के टोटल जो परसेंटेज बनेगी उसके आधार पर आपको यहाँ पर रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक के वही 10% अंक, कक्षा 12 के भी 10% अंक मिलेंगे, स्नातक के 50%, यानी सेकंड ग्रेड में लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, ग्रेजुएशन का है। 30% बीएड का है, जो परसेंटेज बनेगी वो उसके आधार पर आपका चयन यहाँ पर होगा। व्याख्याता है उसके लिए 20% स्नातक के और 50% अधिस्नातक के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के यहाँ पर चाहिए, और बीएड के 30% अंक आपको के अनुसार आपका यहाँ पर चयन होगा।
अब इस चयन की क्या प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है। पीओ स्तर पर एक पैनल तैयार किया जाता है। पीओ स्तर पर एक चयन होगा जिसके अंदर के क्या कौन कौन से सदस्य होते हैं। एक इसमें होता है प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य होता है। दूसरा अगर उस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है तो वो होता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर होता है एक लेक्चरर, ठीक है, एक इसके अंदर लेक्चरर होता है। और चौथे नंबर पर अगर लेक्चरर की नहीं होता है तो इसके अंदर एक सेकंड ग्रेड टीचर को शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये भी अगर नहीं हो तो कोई भी वरिष्ठ टीचर का मतलब जो काफ़ी सीनियर टीचर है उसको यहाँ पर लिया जाता है। इस पीओ स्तर की टीम है ये क्या करती है, एक पोस्ट पर कितने एक पोस्ट पर जैसे टोटल 10 फॉर्म आ गए, एक पोस्ट पर कितने फॉर्म आ गए, 10 फॉर्म आ गए। उन 10 फॉर्मों में से सेलेक्ट करके कितने फॉर्म भेजता है आगे, 3 फॉर्मों को आगे भेजा जाएगा। यानी तहसील स्तर पे जो फॉर्म भेजे जाते हैं, ब्लॉक लेवल पर जो फॉर्म भेजे जाएंगे वो एक पोस्ट पर कितने भेजे जाएंगे, 3 फॉर्म। और ये 3 फॉर्म को डिसाइड कौन करेगा, ये जो पीओ स्तर पे जो कमेटी बैठेगी वो कमेटी डिसाइड करेगी कि यहाँ पर 3 फॉर्म जो कि ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, जिनकी जांच कौन करेगा, सीबीओ, ठीक है। यहाँ पर जो जांच करेगा वो करेगा सीबीओ, यानी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर होता है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चीफ ब्लॉक, है ना, वो इनकी जांच करेगा। एक पोस्ट पर चाहे फॉर्म कितने भी आए, ठीक है, एक पोस्ट पे चाहे 10 फॉर्म आए तो भी 3 का चयन होगा। और अगर 40 फॉर्म भी आ जाते हैं किसी पोस्ट पर, 40, 35, 38, तो भी कितने ही सेलेक्ट होंगे, यहाँ से 3 ही सेलेक्ट होने वाले हैं। यानी एक पोस्ट पर इन्होंने फिक्स निर्धारण कर दिया कि 3 फॉर्मों को ही वो सीबीओ स्तर पर भेजेंगे, ठीक है, जो कि तहसील स्तर पर होता है। इस तहसील स्तर पर ये फॉर्म तीनों के तीनों ही सेलेक्ट होकर के और आगे ये जाते हैं सीडीओ लेवल पर, यानी जिला स्तर पर। ये जिला स्तर पे जाते हैं और जिला स्तर पर ये फॉर्म, जितने फॉर्म यहाँ से भेजे जाते हैं वो सारे फॉर्म, सभी फॉर्म इस यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ की जो टीम कमेटी यहाँ पर कमेटी बैठ करके और निर्धारण करेगी कि किसका चयन आपको करना है, ठीक है। चयन जो प्रक्रिया है, चयन करेगी वो करेगा सीडीओ, अपनी टीम गठित करके आपका चयन निर्धारित करेगा। चयन निर्धारित करने के बाद में ये सारी प्रक्रियाएं जो होंगी वो होंगी 31 अगस्त 2026 को, यानी 31 अगस्त को यहाँ पर सीबीओ और सीडीओ के माध्यम से पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। और 31 तारीख को पूरी संभावना है कि आपको लेट नाइट तक 10-11 बजे तक आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी। ये काम पूरा रहेगा चयन प्रक्रिया का, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारी हो जाने के बाद अब यहाँ पर कुछ आगे की एक निर्देश है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, भाई क्या तो उसकी योग्यता है, ठीक है, और क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन, क्या इनका तरीक़ा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर वैसे देखा जाए तो कब का है, 11/6/2022 का, लेकिन ये 2026 में लागू हो रहा है। इसी के अनुसार ये लागू हो रहा है क्योंकि अलग से विज्ञापन नहीं जारी किया है बीकानेर निदेशालय ने, ठीक है। तो इस वजह से यही जो ऑर्डर है यही आपको मानना पड़ेगा और इसी के अनुसार ये भर्ती पूरी होगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो लगाते हैं वो, अब हम जो काम की बातें हैं वही यहाँ पर आपको देखनी है, ठीक है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 1 व्याख्याता जीव विज्ञान, अगर कोई जीव विज्ञान का कोई लेक्चरर अगर इसके लिए कर रहा है, इसका जीव विज्ञान का अगर कोई व्याख्याता अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या योग्यता है आप देख सकते हैं। प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय जो है उस पर मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया गया है। तो ये जो अंग्रेजी माध्यम है इसके लिए तो कौन सी स्कूलों की बात करता है, ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की, ठीक है, केवल अंग्रेजी की। लेकिन इन्हीं की आप सेम मान्यता कर लेना, हिंदी की बस हिंदी माध्यम स्कूलों में कितना चेंज किया है इसने, हिंदी माध्यम में ये जो है इनका माध्यम वो किस में होना चाहिए, हिंदी में। बस
यानी हिंदी जहाँ इंग्लिश लिखा है वहाँ पर आपको हिंदी में करके और यही आदेश ऐसे कैसे फॉलो करना है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान से अध्ययन किया हो, यानी उन्होंने पीजी किया होना जरूरी है। पीजी किसमें? इसी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, यानी प्राणी विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, जीव प्रौद्योगिकी में, और साथ में क्या जरूरी है? बीएड। बीएड होना अति आवश्यक है। फिर व्याख्याता अगर आप फिजिक्स के बनते हो, केमिस्ट्री के बनते हो, गणित के बनते हो, तो आपको यहाँ पर स्नातकोत्तर चाहिए, यानी पीजी आपको करना जरूरी है, और साथ में क्या करना जरूरी है? बीएड। माध्यम हिंदी के लिए हिंदी माध्यम, और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाते हो तो इंग्लिश। आगे है वरिष्ठ अध्यापक। अगर आप सेकंड ग्रेड हैं तो अंग्रेजी, हिंदी, गणित और संस्कृत, तृतीय भाषा संस्कृत, वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, यानी अंग्रेजी की जगह आपको हिंदी माध्यम में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बीए या बीएससी आपकी होनी चाहिए, और साथ में आपकी बीएड होना जरूरी है। सेकंड ग्रेड में रीट के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यानी रीट की आवश्यकता सेकंड ग्रेड में नहीं है, केवल थर्ड ग्रेड में रीट की आवश्यकता रहती है। फिर वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी है, वो आप यहाँ पर देखें। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में कम से कम 2 विषय आपके पास में वैकल्पिक ऑप्शन के होने चाहिए। यानी इतने जो विषय हैं उनमें से 2 विषय आपके क्या होने चाहिए? ऑप्शनल में होने चाहिए, और साथ में आपकी बीएड होना जरूरी है। तब जा कर के आप सेकंड ग्रेड विज्ञान का पेपर विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है कंडीशन? आप देख लो यहाँ पर। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम 2 विषय, यानी ये जो विषय दे रखे हैं उनमें से कम आपके पास में 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, और साथ में बीएड का होना अति आवश्यक होगा। ठीक है। माध्यम हिंदी, ये इंग्लिश के लिए था तो इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, बाकी आपको हिंदी में चाहिए। अध्यापक लेवल 2। अध्यापक लेवल 2 के लिए क्या कंडीशन है? आप यहाँ पर देखें। न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित या अंग्रेजी, भाई अंग्रेजी गणित के लिए कह रहा है ये, गणित या अंग्रेजी संबंधित पद पर वैकल्पिक पद के साथ अंग्रेजी में स्नातक, यानी आपकी 50% अंकों के साथ क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। भाई ग्रेजुएशन आपकी कितनी होनी चाहिए? 50% अंकों के साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, और बीएड के साथ साथ में आपके पास में न्यूनतम अंकों के साथ में द्वितीय लेवल उत्तीर्ण परीक्षा की वैधता अवधि समाप्त नहीं हो, यानी आपको रीट लेवल द्वितीय की, यानी आपको साथ में रीट की भी यहाँ पर आपको ज़रूरत है, रीट भी यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। अब है अध्यापक लेवल 1, उसकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% आपके समकक्ष परीक्षा उच्च माध्यमिक, यानी 50% आपकी होनी चाहिए किसके अंदर? 12th के अंदर। 12th क्लास में आपकी 50% होना ज़रूरी है। साथ में आपकी बीएसटीसी होना ज़रूरी है, और बीएसटी के साथ साथ में आपका रीट का भी होना अति आवश्यक है यहाँ पर। फिर है शारीरिक शिक्षकों के लिए भी है ये भर्ती, बिल्कुल शारीरिक शिक्षक भी इसके लिए अप्लाई करें। उसमें है यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त हिंदी माध्यम हुई 12th। ठीक है। साथ में आपके पास में सीपीईडी का जो कि आपका कोर्स होता है, ये बीपीएड आपने की है तो, क्योंकि पीटीआई के लिए यही होता है, ये कोर्स आपका होना ज़रूरी है। यहाँ पर रीट की कोई आवश्यकता यहाँ पर इन्होंने नहीं कही है। इसके अलावा अगर आप पुस्तकालय में हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी यानी 12th प्लस पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र, यानी आपके पास में लाइब्रेरियन का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक विज्ञान और गणित में से कम 3 विषय आपके होने चाहिए। कितने विषय की बात कर रहा है ये? 3 विषय इसमें से होने चाहिए 12th में। ठीक है। और बस ये यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन है प्रयोगशाला सहायक की, लैब असिस्टेंट की। और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी भी यहाँ पर आप देख लो। सेवानिवृत्त शिक्षक सेवा पुस्तिका के समय जिस पद पर कार्यरत था
केवल उसी पद पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पत्र की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की है। अब यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए कहा है ना, तो अंग्रेजी, बाकी आपको हिंदी माध्यम के लिए है तो आपको हिंदी के लिए मान्यता दी जाएगी, ये है। ठीक है, बाकी है नॉट अध्यापक लेवल 1 to लेवल 7 निवृत्त शिक्षकों को रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता भी नहीं है, तो ये आप जानते हो उस समय रीट थी भी नहीं। आगे है सेना निवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र हैं। बाकी जो शिक्षक होंगे वो 8 से 18 से 60 वर्ष तक होंगे, जबकि रिटायरमेंट टीचर हैं वो 65 वर्ष तक के लिए यहाँ पर एलिजिबल कहा गया है। ये इनके यहाँ पर योग्यता है जो आपको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसी भी ज़िले में, कोई भी किसी भी ज़िले में, कोई भी किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आवेदन कर सकता है। कितनी बार भी आवेदन कर सकता है, कितनी भी बार आवेदन कर सकता है, लेकिन कितनी बार की बजाय आप इसमें कम से कम कितना करें, 3 से 4 तो आप कर लें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी उस ब्लॉक में नहीं होता है, दूसरे में हो जाता है। आउट ऑफ राजस्थान के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ राजस्थान के भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास में रीट क्वालिफाई है तो, या फिर सेकंड ग्रेड के लिए आपको जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है, फर्स्ट ग्रेड की जो कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो दे रखी हैं गाइडलाइन, वो सारी आपको फॉलो करनी होगी। अब आपको ये आवेदन करके और स्कूल में आपको जमा कराना है। ठीक है, खाली सीटों की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपको सारे ज़िलों के आदेश और खाली सीटों की लिस्ट मिल जाएगी। उन लिस्टों को देख करके, इस फॉर्म को भर करके, ये जो फॉर्म है आपको, इसकी मैं खाली PDF भी आपको डाल दूँगा। ठीक है, इसकी मैं आपको कम्प्लीटली, ये जो एक ही फॉर्म दे रखा है, 1 पेज का ही बहुत है आपको ये फॉर्म, इसकी आपको PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और खाली सीटों की लिस्ट और ज़िलों के आपको ऑर्डर जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। अभी वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर, इसके आपको मिल जाएगी कम्प्लीटली, जिसे आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर जैसे ही आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पर विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आपको नीचे फाइल में जाना है। जैसे आप यहाँ पर फाइल में जाओगे, ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारे जितने भी ज़िलों की डल रही है लिस्टें, खाली सीटों की लिस्टें, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जिसकी भी आपको देखनी है वो आप यहाँ टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करें। फॉर्म की भी आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी इस वाले की। ठीक है, तो लगभग जैसे टोंक ज़िले की खाली सीटों की भी लिस्ट डल चुकी है स्कूलों की, वो आपको मिल जाएगी। ये ऑर्डर डल चुके हैं। जैसलमेर के लगभग सारी खाली सीटों की लिस्ट डल चुकी है, टोंक की डल चुकी है, कोटा की यहाँ पर डल गई है, जोधपुर, लगभग काफ़ी सारे ज़िलों की यहाँ पर डल चुकी है, जिसको आप यहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर लें और इससे आपको यहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 PDF आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ये सीनियर टीचर की जैसलमेर की खाली सीटों की स्कूल खुल चुकी है, तो यहाँ से आप इन्हें देखें। ये इन सीटों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो स्कूलें जितनी खुली हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट रिक्त 1 है। ठीक है, एक आप थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो पोस्ट हैं रिक्त, यहाँ पर आप ऊपर देखें, ये स्वीकृत पद कितने हैं, वो पोस्ट आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये जैसलमेर की है, ये देखो ये सीनियर टीचर की डली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो लेक्चरार की डल चुकी है यहाँ पर, और बाकी यहाँ देखें टीचर लेवल 1 की भी लिस्ट डल चुकी हैं, जिसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे जैसे स्कूल डलेगी, ठीक है, जैसलमेर की ऑल ब्लॉक की यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी में देखो 2 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, 2 हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, तो ये 5 भी हैं, किसी में 2 हैं। ठीक है, किसी में देखो 5-5 भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पोस्ट जिस भी स्कूल में जितनी पोस्टें खाली हैं
उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। पहली बात तो आप किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। आपको ये देख लेना है कि आप वहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं और फिर आपको ये अप्लाई करना है। फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया। कंप्लीटली आप डॉक्यूमेंट ले जाना, इसमें आधार कार्ड और आप अपने जाति मूल को ऐड और कर लेना। इसके अलावा मूल निवास है, फॉर्म आपको भरना ही है और सारे डॉक्यूमेंट ये जो है आपके वो सभी आपको लेकर के जाने हैं। इस प्रकार से आप कंप्लीटली फॉर्म भर करके कल आप स्कूल ओपन रहेगी, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, यानी 25 तारीख से लेकर के और कितनी तारीख तक, 27 तारीख तक आपको ये फॉर्म भरने हैं। 25 यानी आज से लेकर के 27 अगस्त तक आपको ये फॉर्म भरने हैं और 31 अगस्त तक आपको ये जानकारी पूरी कंप्लीटली, 31 को आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगी, जो भी आपको स्कूल मिलेगी। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। एप्रिंग वाले को कोई फॉर्म भरना नहीं है, उनको नहीं है यहाँ पर। और बाकी अगर कोई भी डाउट है आपके तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा और खाली सीटों की लिस्ट और ऑर्डर आपको कंटिन्यू टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।